Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ स्वाति, आपकी English educator. And now in this video we are going to start with class 7 engaging English chapter 13, which is the invisible man. Now before we start this chapter, tell me, do you ever wish to get invisible? Like I remember when I was young, the only thing that I used to imagine was कि एक दिन मैं invisible हो जाऊँ. और इनविजिबल होके द फर्स्ट थिंग दैट यूज टू कम टू माई माइंड वॉज कि मैं एक बड़ी सी आइसक्रीम शॉप में चली जाऊंगी एंड आई कैन हैव एज मेनी आइसक्रीम्स एज आई वांट टू, या फिर जो कैंडी शॉप होती है वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे धीरे से डब्बा खोलो और कैंडीज खाते जाओ. दिस इज व्हाट आई यूज टू इमेजिन. दैट इज इट. इनविजिबल होने का मतलब था आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, राइट? लेकिन आजकल के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर हाईली इमेजिनेटिव. तो आप कभी इमेजिन करते हो दैट व्हाट विल यू डू इफ़ यू गेट दैट मिस्टर इंडिया पावर, इनविजिबल पावर? सो यस, बट इज इट ईजी? हम सोचते हैं हम इनविजिबल हो जाएंगे एंड लाइफ इज गोइंग टू बी सुपर ईजी. कोई हमें देख नहीं पाएगा, हमें जो मन करेगा हम करेंगे, देयर वोंट बी एनी रूल्स. लगता है ऐसे ही है ना, बट ऐसा होता नहीं है. It is very difficult and we are going to see how difficult it becomes through this chapter. The name is The Invisible Man, written by H.G. Wells. H.G. Wells की सारी स्टोरीज बड़ी मज़ेदार होती है क्योंकि ये ना साइंस फिक्शन लिखते हैं. समथिंग रिलेटेड. साइंस फिक्शन क्या होता है? जब आप साइंस के फैक्ट्स को फिक्शन के साथ जोड़ देते हो, मतलब साइंस के फैक्ट्स को इमेजिनरी चीज़ों के साथ जोड़ देते हो, उसके आसपास एक स्टोरी बुनने लग जाते हो, दैट इज नोन एज साइंस फिक्शन. सो यहाँ पे H.G. वेल्स ने लिखी है द इनविजिबल मैन. नाउ इनविजिबल मैन इज अ कंप्लीट बिग स्टोरी. यहाँ हम एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, मतलब जब वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, जब ही गेट्स द पावर टू गेट इनविजिबल, उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट आवर स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग अबाउट आवर ऑथर. H.G. Wells is considered to be the father of modern science fiction. H.G. Wells को क्या कहा जाता है? Father of modern science fiction. Though trained as a scientist, he also wrote on history and politics and was outspoken about social inequality and the prevention of war. तो he was trained as a scientist, मतलब उनकी एजुकेशन जो है उसके बेस पे he was a scientist, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, काफ़ी सारी जो है बुक्स लिखी हुई हैं, एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. मेजर थिंग वाज social inequality and the prevention of war. This was his major concern. His novels describe a future many of whose aspects are the reality today. Now this is the best thing. उनके जो नॉवेल्स होते थे उसमें वो फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि अगर ऐसा हो तो क्या, एंड ही यूज्ड टू राइट. और वो सारी चीज़ों में से काफ़ी सारी चीज़ें आज रियलिटी बन चुकी हैं. इसका मतलब इफ़ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज़ किसी ने सोचा कि काश हम उड़ पाते, काश हम एकदम, मतलब अभी हमको ट्रैवल करने में इतना टाइम लगता है, काश हम उड़ पाते, और किसी ने एरोप्लेन बना दिया. सो दिस इज़ व्हाट ऑल्सो हैपेंड विद H.G. वेल्स. उन्होंने काफ़ी सारी फिक्शनल चीज़ें लिखी जो एक्चुअल में रियलिटी बन गई. नाउ हमारे चैप्टर के पहले एक नोट है हमारे लिए. इफ़ यू वर गिवन द पावर टू बिकम इनविजिबल, हाउ वुड यू यूज इट? दैट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको इनविजिबिलिटी का पावर मिल जाए तो आप उसको किस तरीके से यूज करोगे? द इनविजिबल मैन इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स अ वे टू बिकम इनविजिबल. सो जो इनविजिबल मैन है ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसको किसी तरीके से इनविजिबल होने का पावर मिल जाता है. Initially excited about a life free of rules, he quickly realizes the difficulties of being invisible. So initially उसको लगता है मैं अगर invisible हो गया तो मैं जो मन चाहे कर सकता हूँ, मुझे कोई देख नहीं पाएगा, मेरी लाइफ में कोई रूल्स नहीं रहेंगे, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहेगा. लेकिन सून उसको रियलाइज होता है दैट इट्स नॉट easy to be invisible. This passage describes his first experience of venturing into the crowded streets of London as an invisible man. तो ये जो अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, तो जब ये आदमी इनविजिबल हो जाता है उसके बाद ये पहली बार घर से बाहर कदम रखता है लंदन की एक क्राउडेड स्ट्रीट में, बहुत भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट में वो कदम रखता है. अब उसके साथ क्या होता है ये हम देखेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन.
इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, मतलब हम बात कर रहे हैं लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में. In going downstairs the first time, I found an unexpected difficulty because I could not see my feet. I stumbled twice and there was an unaccustomed clumsiness in gripping the bolt. तो अब वो कह रहा है कि जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, when I was going downstairs for the first time, मुझे डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि हम क्या होता है, हम देख लेते हैं, ओके, और हम देखते देखते उतर जाते हैं, लेकिन उसने बोला उसको अपनी पैर नहीं दिख रहे थे, उसको फीट नहीं दिख रहे थे, तो वो 2-3 बार उसने स्टम्बल किया. वाई? बिकॉज हमें वी आर यूज टू सी, या हमें हमारी बॉडी दिख रही होती है, भले हम सामने देख के भी सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्टम्बल कर रहा था क्योंकि उसके लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. बिकॉज ही वॉज एन अनअकस्टम्ड क्लमजीनेस इन ग्रिपिंग द बोल्ट. अच्छा, एक और चीज़ उसने क्या बोला कि जब मुझे दरवाज़ा खोलना था, तो वो जब मुझे बोल्ट ओपन करना था, नाउ ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज हैंड. तो एक अनअकस्टम्ड मतलब जिसके लिए वो यूजुअली प्रिपेयर्ड नहीं था, हैबिचुअल नहीं था, उस तरीके की क्लमजीनेस आ रही थी. मतलब ही वॉज होल्डिंग बट उसको समझ नहीं आ रहा था मुझे किस तरीके से कहाँ पे होल्ड करना है. By not looking down, however, I managed to walk on the level passably well. पहले क्या हुआ, वो वॉक करते टाइम देखते हुए कर रहा था, तब उसको डिफिकल्टी आ रही थी, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने नीचे देखे बिना नॉर्मली जो हम वॉक करते हैं उस तरीके से वॉक करने स्टार्ट किया, एंड ही वॉज एबल टू मैनेज इट पैसिबली वेल. पैसिबली मतलब फेयरली वेल, रीजनेबली वेल. My mood, I say, was one of exaltation. मतलब उस वक्त मेरा मूड कैसा था, मैं पहली बार इनविजिबल होके एक क्राउडेड स्ट्रीट में जा रहा था. My mood, I should say, was one of exaltation. Exaltation मतलब great joy, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था. I felt as a seeing man might do with padded feet and noiseless clothes in a city of the blind. I experienced a wild impulse to jest, to startle people, to clap men on the back, fling people's hats astray, and generally revel in my extraordinary advantage. अब वो क्या कह रहा है, I felt as a seeing man might do. मुझे लग रहा था मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सबके सब ब्लाइंड है और सिर्फ मेरे पास आँखें हैं. So he felt like a seeing man might do with padded feet and noiseless clothes. उसने ऐसे क्लोथ्स पहने थे जिसमें किसी तरीके की आवाज़ नहीं आए, और उसने पैडेड फीट मतलब उसने शूज़ भी ऐसे नहीं रखे हुए थे जिसमें आवाज़ आए, उसने पैड्स लगा रखे थे उसमें. तो क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है मैं एक सीइंग मैन हूँ, मतलब मुझे दिखने वाला, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे दिखता है, और मैंने पैडेड फीट है मेरे, और मैंने नॉइसलेस क्लोथ्स पहन रखे हैं इन अ सिटी ऑफ द ब्लाइंड, जहाँ सब अंधे सिर्फ मुझे दिख रहा है. आई एक्सपीरियंस्ड अ वाइल्ड इम्पल्स. अब मुझे जोर से मन किया, इम्पल्स मतलब अर्ज किया. सो आई एक्सपीरियंस अ वाइल्ड इम्पल्स टू जेस्ट. जेस्ट का मतलब क्या होता है, जोक करना, मतलब लोगों के साथ मस्करी करना, परेशान करना उनको. टू स्टार्टल पीपल मतलब लोगों को एकदम सरप्राइज कर देना. टू क्लैप मैन ऑन द बैक, एक किसी को पीछे से ऐसे पैट करके वहां से चले जाना, वो पीछे देखेगा उसे लगेगा अरे पता नहीं कौन था. फ्लिंग पीपल्स हैट्स एस्ट्रे, और लोगों की हैट जैसे किसने पहनी है तो उसकी हैट को उड़ा देना, फ्लिंग कर देना. एस्ट्रे मतलब अवे फ्रॉम द प्लेस, जहाँ जैसे करेक्ट प्लेस ये है तो अवे फ्रॉम द प्लेस, किसी की हैट को मार दिया. एंड जनरली रेवल इन माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज. एंड जनरली रेवल, रेवल का मतलब take a lot of pleasure in this advantage that I had. What was the advantage? I was invisible. But hardly had I emerged upon Great Portland Street when I heard a clashing noise and was hit violently behind, and turning saw a man carrying a basket of soda water siphons and looking in amazement at his burden. लेकिन जैसे ही बस मैं ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में जस्ट एंटर करा ही था मैंने, when I heard a clashing noise, तब क्या हुआ, एक clashing noise आई. clashing का मतलब क्या होता है, in conflict with each other, मतलब बेसिकली जैसे दो लोग फटाक एकदम से टकरा जाते हैं तो clash की नॉइस आती है. So and was hit violently behind, और मुझे पीछे जोर से लगी. And turning saw a man carrying a basket of soda water siphons. और जैसे ही मैं टर्न हुआ देखने के लिए मैं किस चीज़ से भिड़ा हूँ, तो मैंने देखा, मैं टर्न हुआ तो एक आदमी था जिसने बहुत सारे सोडा वाटर साइफन्स, साइफन्स क्या होते हैं, जो ओपन करने के काम में आते हैं, मतलब उसमें एक स्ट्रॉस जैसे होते हैं जो लिक्विड को पोर करने के काम में आते हैं.
तो ऐसे एक पूरा बास्केट था सोडा वाटर साइफन्स का, एंड लुकिंग इन अमेजमेंट एट हिज बर्डन, और मैं ऐसे देख रहा, मतलब किसी ने अपने सर पे कोई एक क्रेट लेके जा रहा था, या अपने हाथ में एक क्रेट लेके जा रहा था जिसमें बहुत सारे सोडा वाटर साइफन्स थे, और वो बहुत बुरी तरीके से, इसने इनविजिबल मैन ने नहीं देखा, उसको इनविजिबल मैन नहीं दिखा, तो जोर से क्लैश हो गया। Although the blow had really hurt me, अब ऑब्वियसली जो मुझे लगी इतनी जोर से क्रेट से, तो मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ। I found something so irresistible in his astonishment that I laughed aloud, तो मुझे लगी तो बहुत जोर से थी, लेकिन मेरे को क्या हुआ, मेरा बहुत जोर से मन किया। I found something so irresistible, मुझे इतना जोर से मन किया कुछ करने का, in his astonishment, क्योंकि वो सीधा सीधा चल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से चल रही हूँ और यहाँ पे मैं किसी चीज़ से जोर से टकरा जाऊंगी जहाँ कुछ है भी नहीं, तो won't I be astonished? Yes, तो वो उसका जो आदमी था जो साइफन्स कैरी कर रहा था, वो एकदम एस्टोनिश था कि मैं टकराया किस चीज़ से, और उसमें उस कंफ्यूजन को देखते हुए हमारे जो इनविजिबल मैन का बहुत जोर से मन किया कुछ करने का। The devil is in the basket, I said and twisted it out of his hand, और मैंने उसके पास जाके क्या बोला, The devil is in the basket, मतलब जो तुमने बास्केट पकड़ी हुई है उसमें डेविल है, और उसको मैंने उसके हाथ से ले लिया। He let go of it and I swung the whole weight into the air, उसको डर लग गया, उसने छोड़ा, वो वहाँ से भाग गया, और मैं उसको हवा में लेके चल रहा था। अब जब मैं हवा में लेके चल रहा था तो ऐसा लग रहा होगा वो पूरा बास्केट एयर में फ्लोट कर रहा है। But a fool of a cabman standing outside a public house made a sudden rush for it and his extended hand hit me under the ear painfully. अब मैं उसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे लोग एकदम astonished हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन एक stupid cabman था, वो आया दौड़ते हुए, जैसे उसने देखा तो वो वहाँ पे जो पब्लिक हाउस के बाहर खड़ा हुआ था वो दौड़ के आया, और उसने क्या किया, पकड़ने के लिए उसने गया वो, लेकिन उसने जोर से मेरे कान के नीचे हिट कर दिया। I let the basket down with a smash on the cabman, तो अब जैसे वो आया, वो उसको पकड़ने के लिए, उसने मुझे इतनी जोर से उसके हाथ से मुझे लगी कि मैंने उसको उसके ऊपर छोड़ दिया, तो कैबमैन के ऊपर स्मैश कर दिया मैंने उसको। Then with shouts and the clatter of feet about me, people coming out of shops, vehicles pulling up, I realized what I had done. फिर क्या हुआ, जैसे उसके ऊपर गिर गया तब मैंने रियलाइज किया कि अरे मैंने तो कुछ गलत कर दिया। There were lot of shouts and clatter of feet about me. अरे ये क्या है, क्या है, किसने उसे पकड़ा हुआ है, कौन है वो, ये क्या कोई भूत है? तो क्या हुआ, सब ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे शाउट होने लगा, क्लैटर होने लगा, लोग अपनी शॉप से बाहर आने लग गए, व्हीकल्स जो चल रहे थे रोड पे वो रुक गए, लोग आने लग गए वहाँ से, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। Cursing my folly, I backed against a shop window and prepared to escape the confusion. तो जैसे कंसिंग मतलब माई फॉली मतलब मेरी स्टूपिडिटी में, अरे यार ये क्या काम कर दिया मैंने। सो कर्सिंग माई स्टूपिडिटी आई बैग्ड अगेंस्ट अ शॉप, मैं जाके एक शॉप के विंडो के पीछे जाके छिप गया, एंड प्रिपेयर टू एस्केप द कन्फ्यूजन, और मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। आई पुश द बुचर बॉय who luckily did not turn to see the nothingness that shoved him aside and dodged behind the cabman's four-wheeler. So यहाँ उसने क्या बोला, I pushed the butcher boy, मैंने वो जो एक butcher boy था, butcher boy मतलब जो कसाई का जो बेटा होता है ना, तो मैंने उस butcher boy को धक्का दिया, who luckily did not turn to see the nothingness, मतलब उसने अच्छा हुआ टर्न करके ये नहीं देखा कि वो कुछ भी नहीं, कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कुछ थी नहीं जिसने मुझे धक्का दिया। टू सी द नथिंगनेस मतलब अब वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो टू सी द नथिंगनेस मतलब ऐसी कोई चीज़ जो नहीं है वहाँ पे, दैट शोव्ड हिम असाइड जिसने उसको पुश किया, एंड डॉज्ड बिहाइंड द कैबमैन्स फोर व्हीलर, और जो कैबमैन का जो फोर व्हीलर था उसके पास जाके वो टकरा गया। I hurried straight across the road and hardly seeing which way I went, plunged into the afternoon throng of Oxford Street. तो अब मैं वहाँ से दौड़ के भागा, and hardly seeing which way I went, मैंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कौन सी रोड पे जा रहा हूँ, बस मुझे वहाँ से निकलना था। तो मैंने plunged into the afternoon throng of Oxford Street, plunged into the Oxford afternoon throng,
आफ्टरनून सॉन्ग का मतलब क्या होता है, क्राउड। तो एकदम से वहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का जो एकदम क्राउडेड एरिया था, मैं वहाँ पे पहुँच गया। सडनली अ ब्राइट आइडिया केम इन टू माई हेड, तभी एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा आइडिया मेरे दिमाग में आया। आई रैन अराउंड एंड गॉट इन टू द कैब। मैं गया और एक कैब का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था, मैं जाके उस कैब में बैठ गया। एंड सो शिवरिंग, स्केयर्ड, स्निफिंग विद द फर्स्ट इंटीमेशंस ऑफ अ कोल्ड एंड विद द ब्रूजेस इन द स्मॉल ऑफ माई बैक ग्रोइंग, आई रोड स्लोली अलॉन्ग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड पास टॉटनहैम कोर्ट रोड। अब क्या हुआ, मैं जैसे वो खाली कैब ही जा रही थी, मैं उस पर बैठा और वो शिवर कर रहा था, उसको ठंड लग रही थी, स्निफ कर रहा था, मतलब ऐसे करते हैं ना जब हमें सर्दी हो जाती है तो इस तरीके से, तो वो शिवर कर रहा था, बहुत डरा हुआ था, वो स्निफ कर रहा था विद द फर्स्ट इंटीमेशंस ऑफ कोल्ड, मतलब ऐसा लग रहा था उसको बस अब सर्दी होने वाली है। एंड विद द ब्रूजेस इन द स्मॉल ऑफ माई बैक ग्रोइंग, अब याद है उसको जो कैबमैन के हाथ से जोर से लगी थी यहाँ पे नेक के पास, कान के नीचे, तो अब उसको वो पेन बढ़ रहा था। आई रोड स्लोली अलॉन्ग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड पास टॉटनहैम कोर्ट रोड, मतलब अब वो जो उसकी कैब जा रही है उसने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को क्रॉस किया, फिर टॉटनहैम कोर्ट रोड को भी उसने क्रॉस किया। माई मूड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम विच आई हैड सेल्ड फॉर 10 मिनट्स अगो। अब जो मेरा मूड था वो काफ़ी अलग था। 10 मिनट पहले जब मैं घर से निकला था तब मैं टोटली एक्साल्टेशन में था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन अब मेरा मूड एकदम चेंज हो चुका है। दिस इनविजिबिलिटी इंडीड, the one thought that possessed me was how was I to get out of the scrape I was in। अब वो ये सोच रहा था ये जो इनविजिबिलिटी है यार, इसका मैं करूँ क्या। और अब उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ये जो मैंने ये जो मतलब जिस परेशानी में पड़ गया हूँ मैं, स्क्रेप का मतलब क्या होता है, ट्रबल, जिस ट्रबल में अब मैं पड़ गया हूँ उस ट्रबल से मैं निकलूँ कैसे। We crawled past Moody's and there a tall woman held my cab and I sprang out just in time to escape her। तभी जब हम वहाँ पे म्यूडीज के पास से गुजर रहे थे तो एक टॉल वुमेन थी जिसने कैब रोकी, उसने दरवाज़ा खोला और मैं फॉर्चुनेटली जब वो बैठे उससे पहले मैं निकल गया था, वरना तो आज मैं पकड़ा जाता। I headed to Bloomsbury Square, intending to strike north past the museum and get into the quiet district. At the northward corner of the square, a little white dog ran out of the Pharmaceutical Society's offices and made for me nose down। अब क्या हुआ, मैं कहाँ गया, मैं वहाँ से गया ब्लूम्सबरी स्क्वायर में, इंटेंडिंग टू स्ट्राइक नॉट पास द म्यूजियम, तो मैं म्यूजियम जैसे यहाँ पे मैं सीधा जाने के लिए सोच रहा था, एंड गेट इनटू अ क्वाइट डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने क्या सोचा, मैं ब्लूम्सबरी स्क्वायर पे गया और उसके बाद वहाँ जाने के बाद एक म्यूजियम था, उससे मैं सीधा सीधा चला गया और मैं सोच रहा था कोई ऐसी खाली जगह मिल जाए, मुझे एक क्वाइट डिस्ट्रिक्ट मिल जाए जहाँ मैं रह सकूँ। एट द नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, तो वो जो स्क्वायर था ये जो है ब्लूम्सबरी स्क्वायर, उसके नॉर्थवर्ड कॉर्नर पे अ लिटिल वाइट डॉग रैन आउट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिसेस। वहाँ पे ये बिल्डिंग थी जिसका नाम था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफिस, उसमें से एक वाइट डॉग निकला और अब उसको लग रहा था सामने कोई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो स्निफ करने लग गया, मतलब वो सूंघने लग गया कि कहाँ से जो है खुशबू आ रही है, कौन है यहाँ पे। I had never realized it before, but the nose is to the mind of a dog what the eye is to the mind of a seeing man। तो उसने क्या कहा, मैंने ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं करी थी, तो लेकिन जैसे एक इंसान के लिए उसकी जो आँखें होती है वो उसकी साइट का काम करती हैं, वैसे ही एक डॉग के लिए उसकी जो नोज़ होती है वो उसके माइंड का काम करता है। जैसे आँखें हमारे माइंड का काम करती हैं, वैसे ही जो डॉग होता है उसकी जो नोज़ होती है वो उसके माइंड का काम करती है। The brute began barking and leaping, showing clearly that he was aware of me। The brute का मतलब वहाँ वो शैतान, वो मॉन्स्टर, वो बार बार जो है बाग कर रहा है, मुझ पे भौंक रहा है, मुझ पे छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। बस एक ही चीज़ क्लियरली समझ में आ रही थी कि उसको पता है कि मैं वहाँ पे हूँ। I crossed Great Russell Street, glancing over my shoulder and went some way ahead before I realized what I was running towards। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके बाद उन्होंने ब्लूम्सबरी स्क्वायर के बाद ग्रेट रसल स्ट्रीट को क्रॉस किया और ग्लैंसिंग ओवर माई शोल्डर मतलब मैं ऐसे पीछे देखते हुए जा रहा था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, और थोड़ा और आगे गया बिफोर आई रियलाइज कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वो किस तरफ जा रहा था,
I heard a blare of music and looking along the street saw a number of people coming out of Russell Square and the banner of the Salvation Army in front. So basically now there is this Salvation Army. तो ये एक प्ले हो सकता है, मूवी हो सकती है, एंड रसल स्क्वायर इज़ लाइक यू नो अ हैपनिंग प्लेस इन एन एरिया जहाँ पे बहुत म्यूजिक है, ऑन लुकिंग ऑन अलोंग द स्ट्रीट सो अ नंबर ऑफ पीपल. सो बेसिकली ही हर्ड अ ब्लेयर ऑफ म्यूजिक, मतलब अचानक से बहुत म्यूजिक की आवाज़ आने लग गई और देखा बहुत सारे लोग एक रसल स्क्वायर से. सो इट माइट बी अ थिएटर, इट माइट बी एन एरिया ऑफ प्ले. तो वहाँ से लोग बाहर आ रहे थे एंड द बैनर ऑफ द सेल्वेशन आर्मी. सेल्वेशन आर्मी क्या है? अ क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसका जो आधा सेटअप है वो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसका वहाँ पे. तो बेसिकली यहाँ से लोग बाहर आ रहे थे. सच अ क्राउड आई कुड नॉट होप टू गो थ्रू. इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे लगा बिना टकराए तो मैं यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकता. डिसाइडिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. ऑन द स्पर ऑफ अ मोमेंट का मतलब होता है अचानक से डिसीजन लेना, बिना सोचे बिना समझे. तो एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट में डिसाइड करके आई रैन अप द वाइट steps of a house facing the museum railings and stood there until the crowd passed. तो क्या हुआ, जब मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ तो पास में एक घर था. उस घर पे मैं फटाफट वहाँ पे जो सफ़ेद सीढ़ियाँ थी, मार्बल की जो सीढ़ियाँ थी, मैं उस पर दौड़ते हुए गया एंड स्टूड देयर अंटिल द क्राउड पास. और मैं वहीं पे रह गया तब तक जैसे ही क्राउड खाली हो जाएगा मैं उतर के चला जाऊँगा ये सोच के. देन happily the dog stopped at the noise of the band too, hesitated and turned tail. Fortunately अच्छी बात क्या हुई, the dog stopped at the noise of the band too. वो जो डॉग था वो भी रुक गया वो म्यूजिक की आवाज़ सुन के. hesitated and turned tail मतलब turn tail का मतलब वो वहाँ से पीछे वापस चला गया. On came the band. Third came the drum with a vibrating resonance, and for the moment I did not notice two urchins stopping at the railings by me. ऑन केम द बैंड. और तभी वो बैंड जो थे पूरे जो वो लोग आ गए और बहुत ज़्यादा ड्रम की म्यूज़िक आ रही है. एक वाइब्रेटिंग रेजोनेंस मतलब जब कोई म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजता है तो आपको ऐसा लगता है आप भी वाइब्रेट हो रहे हो. तो उस तरीके से वाइब्रेशंस फील हो रही थी. एंड फॉर द मोमेंट मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरे आसपास दो छोटे छोटे लड़के खड़े हुए हैं. टू अर्चिन्स. अर्चिन्स का मतलब क्या होता है? यंग चाइल्ड हु इज़ पुअरली और रैगिडली ड्रेस्ड. मतलब टू अर्चिन्स मतलब जो गरीब होते हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं, उस तरीके से दो लड़के आके उसके पास खड़े हो गए थे. See them, said one. See what? said the other. Why them footmarks bare, like what you makes in mud. अब उसने क्या बोला? देखो वो देखो. तो दूसरे ने कहा क्या देखो? Why them footmarks bare. वो देखो फुटमार्क्स हैं और खाली फुटमार्क्स हैं लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं है. like what you make in mud मतलब जैसा कि अपन मड में बनाते हैं, मिट्टी में बनाते हैं, वैसे मार्क्स हैं ये. I looked down and saw the youngsters had stopped and were gaping at the muddy footmarks I had left behind on the newly whitened steps. तो उसके बाद उन लोगों ने क्या, मैंने नीचे देखा ये लोग किसके बारे में बात करें. तो मैंने देखा कि अभी जब मैं आया तो मेरे फुट के जो मार्क्स थे वो वहाँ पे पड़ गए थे वाइट कलर के फ्लोर पे. और ये मार्क्स मतलब मैं जो इतने मड वगैरह से आया उसके प्रिंट आ गए थे. देयर इज़ अ बेयरफुट मैन गॉन अप द स्टेप्स, said one, and he ain't never came down again and his foot was bleeding. तो अब वो जो बच्चे थे उन्होंने शर्लॉक होम्स खेलना चालू किया. मतलब उन्होंने एकदम डिटेक्टिव गिरी करना स्टार्ट किया. There is a barefoot man gone up the steps. एक आदमी है जो नंगे पैर छत तक गया है लेकिन वो वापस नहीं आया और उसके पैर से खून निकल रहा है. ये उन लोगों ने अज्यूम किया. The thick of the crowd had already passed. Looky there, Ted, said the younger of the detectives, with the sharpness of surprise in his voice and pointed straight to my feet. The thick of the crowd had already passed. इसका मतलब जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो अचानक से छट गई थी. तभी वहाँ पे जो एक लड़का था जो छोटा था उसने क्या बोला? वहाँ देख टेड,
मतलब जो दूसरे वाले बच्चे का नाम था टेड, उसने बोला वहाँ पे देखो। अब ये लोग तो जो थे वो कौन थे, ये हमारे यंगर डिटेक्टिव्स थे। तो इन्होंने क्या कहा, विद द शार्पनेस ऑफ सरप्राइज इन हिज वॉइस, एकदम उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, उसने बोला वो देखो। और उन्होंने क्या पॉइंट किया, एंड पॉइंटेड स्ट्रेट टू माई फीट, और उन्होंने सीधा मेरे पैर की तरफ पॉइंट किया। I looked down and saw at once the hint of their outline sketched in splashes of mud. मैंने नीचे देखा, और जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे जो फीट जो मड में पूरे गंदे हो रखे हैं, उनका जो प्रिंट है वो वही देख के बात कर रहे हैं। फॉर द मोमेंट आई वॉज पैरालाइज्ड, एक मोमेंट के लिए मैं पैरालाइज हो गया, मतलब मैं हिल नहीं पा रहा था। अगर ये बच्चे आए और आके इन्होंने छुआ या कुछ भी किया, क्योंकि मैं मूव करूँगा तो फीट के जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, दिखेगा। तो फॉर द मोमेंट आई वॉज पैरालाइज्ड। वाई, इट्स जस्ट लाइक द घोस्ट ऑफ अ फुट, एंड इट एक्सक्लेम द एल्डर। उसने बोला ओ माई गॉड, ऐसा लग रहा है ना ये किसी घोस्ट ऑफ द फुट के मार्क्स हैं। ही हेजिटेटेड एंड एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड, वो एकदम से हेजिटेट किया, उसने छूने की कोशिश करी। इन अनदर मोमेंट ही वुड हैव टच्ड मी, बस एक ही सेकेंड में वो मुझे छू लेता। I took a step and the boy started back with an exclamation, and with a rapid movement I swung myself over into the porch of the next house. So I took a step, और मैं एकदम से पीछे हुआ तो जो लड़का था वो he started back with an exclamation, वो एकदम से जो था सरप्राइज हो गया क्योंकि फीट जो थे वो मूव कर रहे थे। and with a rapid movement I swung myself over into the porch of the next house, मतलब एक रैपिड मोमेंट में उसने एक छलांग मारी और दूसरे के पोच एरिया में, दूसरे हाउस के पोच एरिया में जंप कर गया। बट द स्मॉलर बॉय वॉज शार्प आइड इनफ टू फॉलो द मूवमेंट, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने उस मूवमेंट को फॉलो किया। ही वॉज शाउटिंग आउट दैट द फीट हैड गॉन ओवर द वॉल, अब वो क्या शाउट कर रहा था, वो जो फीट है वो वॉल के उस साइड गया है। They rushed down around and saw my new footmarks flash into being on the lower step and upon the pavement. तो उन्होंने तुरंत आए वो फीट के मार्क्स देखने के लिए। तो एक मार्क था सीढ़ियों के पास में, एक था पेवमेंट के ऊपर। What's up? asked someone, किसी ने पूछा क्या हुआ, तुम बच्चे लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? Feet, look, feet running, उसने बोला वो देखो पैर के निशान, पैर भाग रहे हैं। There was an eddy of surprise and interrogation, और तभी वहाँ पे एडी का मतलब क्या होता है, एकदम मूवमेंट आ गया। तो जैसे एडी एकदम रश आ गया, लोग जो थे इंटरोगेट करने लग गए, अरे क्या हुआ, लोग क्वेश्चन करने लग गए एक दूसरे से। इन अनदर मोमेंट आई वॉज रशिंग हेडलॉन्ग राउंड द सर्किट ऑफ रसल स्क्वायर विद 6 or 7 astonished people following my footmarks, और अगले ही मोमेंट अब मैं वहाँ पे रसल स्क्वायर जो था उसकी तरफ जो था दौड़ते हुए जा रहा था। कम से कम 6 से 7 लोग जो थे वो मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरे फुटमार्क्स को फॉलो कर रहे थे। My back had now become very stiff and sore, अब जो मेरी पीठ थी, बैक था, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, वो एकदम स्ट्रेट और सोर हो गई थी, मतलब इतना वॉक कर करके रन कर करके बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। My tonsils were painful from the cabman's fingers and the skin on my neck had been scratched by his nails, मतलब वो जो कैबमैन था जिससे मुझे ज़ोर से मेरे नेक में लगी थी, तो मेरे टॉन्सल्स जो थे दे वर वेरी पेनफुल, मतलब मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, प्लस उसके नाखून से ना मेरा गला स्क्रैच भी हो गया था। एंड आई वॉज लेम फ्रॉम अ लिटिल कट ऑन वन फुट, और वो पैदल चल रहा था, चप्पल उसने पहनी नहीं थी वरना उसकी आवाज़ होगी, तो उसके पैर में किसी चीज़ से कट लग गया था, तो वो लंगड़ा के चल रहा था। लेम मतलब लंगड़ा के चल रहा था। I saw in time a blind man approaching me and fled limping, for I feared his subtle intuition. तभी मैंने देखा सामने से एक अंधा आदमी आ रहा था, मुझे इतनी ज़ोर से डर लगा, मुझे लगा अपने इंट्यूशंस के थ्रू हो सकता है ये मेरे बारे में पता लगा ले, और मैं वहाँ से भाग गया। Once or twice accidental collisions occurred and I left people amazed. एक दो बार मैं किसी से गलती से टकराया और लोग जो थे एकदम अमेज हो गए कि मैं किस चीज़ से टकराया। With unaccountable curses ringing in their ears. With unaccountable curses, unaccountable मतलब unexplained, मतलब जैसे मैं किसी से अगर टकरा गया तो अब मैं उन्हें जो था अब्यूज़ करते हुए जा रहा था, तो वो ये सोच रहे थे मैं किस चीज़ से टकराया और कौन मुझे गाली दे रहा है। A thin veil of slowly falling flakes of snow was coming down. A thin veil of मतलब एक घूंघट जैसा होता है, तो एक पतली सी चादर की तरह, पतली सी चुन्नी की तरह जो है पूरी जगह पे स्नो जो था, it was coming down.
I had caught a cold and I could not avoid on occasional sneeze. अब मेरे को जो था, मुझे सर्दी हो गई, इतना जो मैं नंगे पाँव भाग रहा था, स्नो के ऊपर भाग रहा था, मुझे सर्दी हो गई और अब ओकेशनल स्नीज मतलब जो अचानक से छींक आ जाती है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर पा रहा था. एंड एवरी डॉग दैट केम इन साइट विद इट्स पॉइंटिंग नोज एंड क्यूरियस स्निफिंग वाज अ टेरर टू मी. और हर डॉग जो मेरी तरफ आ रहा था तो उसने स्निफ करना स्टार्ट किया या वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था. देन केम men and boys running shouting as they ran. It was a fire. तभी क्या हुआ, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लड़के जो है दौड़ते हुए आ रहे थे और चिल्ला रहे थे जब वो दौड़ रहे थे. आग लग गई थी, कहीं पे बहुत बुरी आग लग गई थी. दे रैन इन द डायरेक्शन ऑफ माई लॉजिंग. और वो लोग कहाँ जा रहे थे, जहाँ मैं ठहरा हुआ था वो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे. एंड लुकिंग बैक डाउन अ स्ट्रीट आई सॉ अ मास ऑफ ब्लैक स्मोक स्ट्रीमिंग अप अबव द रूफ्स एंड टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन वाइट्स. तो अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं उस तरफ गया जहाँ सब लोग भाग रहे थे, तो मैंने क्या देखा, एक जगह से एकदम ब्लैक स्मोक आ रहा है, मतलब कहीं बहुत बुरी आग लग गई थी. इट वॉज माई लॉजिंग बर्निंग. मेरा घर था जो जल रहा था, मेरे कपड़े, माई अपैरेटस मतलब जो पूरा उसका जो इक्विपमेंट्स थे, ऑल माई रिसोर्सेस इंडीड, एवरीथिंग वॉज burnt. I had burnt my boats. If ever a man did, the place was blazing. I had burnt my boats. Burning one's boots का मतलब होता है a commitment to a course of action that cannot be changed. जैसे उसने डिसाइड किया हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, अब वो उस चीज़ को चेंज नहीं करेगा. यू आर बर्निंग योर बूट्स मतलब भले तुम्हारे पैरों में आग लग जाए, इसका मतलब होता है, लेकिन तुम अपनी बात से हटोगे नहीं. Spanish conquest of Mexico. So it originated from Spanish conquest of Mexico in 1519 when the net commander Hernan Cortes ordered his ships to be sunk to stop his soldiers from deserting. Mistakenly referred to as burning in a later account. मतलब जब उसने क्या किया कि शिप को जो है संक कर दो ताकि जो लोग हैं उसको छोड़ के ना भागें. सो बर्निंग वन बूट्स का मतलब होता है जब आपने कुछ चीज़ ठान दिया तो आप वो करके ही रहोगे. The invisible man paused and thought. Kemp glanced nervously out of the window. Yes, he said, go on. जो invisible man था वो पॉज किया उसने और वो सोच रहा था. क्या सोच रहा था? Camp glanced nervously. अब कैम्प क्या है? डॉक्टर कैम्प. सो इट्स अनदर कैरेक्टर. जब आप इंटायर स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो इनविजिबल मैन यहाँ आग लगी हुई है वो खड़ा होके देख रहा है और कैम्प जो था उसने नर्वसली विंडो के बाहर देखा. उसने बोला या गो ऑन मतलब चलो कंटिन्यू करो. दैट इज इट गाइज. बेसिकली लास्ट में क्या हुआ, हमें ये पता चलता है कि जो इनविजिबल मैन था उसने खुद ने अपने लॉजिंग में आग लगाई थी. ऐसा उसने क्यों किया था? क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी को भी उसके अपैरेटस के बारे में कहीं पे कुछ भी पता चले. उसने खुद की आग लगा ली. वो तो खुश था कि वो तब इनविजिबल मैन है, उसको तो कुछ करना नहीं पड़ेगा. बट वन डे आउटसाइड वॉज लाइक हेल डिफिकल्ट फॉर हिम. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. उसको, क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप जा रहे हो आपको नहीं पता कौन आपसे टकरा जाएगा, क्या होगा. डॉग्स की बात करें, लोगों की बात करें, वेदर की बात करें, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट. एंड दिस इज सेम थिंग दैट हैपेंड विद द इनविजिबल मैन. अंडरस्टूड. तो ये चैप्टर आपको ये बताता है इट्स नॉट ईजी टू बी इनविजिबल एट ऑल. हमें लगता है चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी बट वो होती नहीं है. So we are here done with our chapter. Thank you so much for watching this video. Remember you can visit our website magnetbrains.com where you can find all the videos very easily. Just you have to tap on the class, then tap on the subject, click on the video that you wish to watch and your video will start. That's it. Do not forget to like, subscribe and share if you like this video. That is it. In our next video, we are going to see the question answers, summary and the grammar solutions of this chapter. Take care of yourself. Bye-bye.